नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नामक नगर में हीरा नाम का एक सेठ रहता था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। उसके पास रायपुर के अलावा भी दूर दूर के गांव के लोग पैसे लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वह लोग मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ हीरालाल ब्याज पर पैसे देता तो था, लेकिन वह उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वह समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता। इसके साथ साथ हीरालाल में दो गुण और भी थे। वह बहुत ही दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से कालू और भूरा नाम के दो ठग गुजर रहे थे। सेठ हीरालाल की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंची। वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना सेठ के पास कुछ पैसा उधार लिया जाए और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वह पैसा वापस भी ना करना पड़े। यह सोचकर उन दोनों ने एक योजना बनाई और सेठ हीरालाल के पास चल दिए। दोनों ठग सेठ हीरालाल की हवेली में पहुंचे और जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था। इसके कारण इस बार हमारे यहाँ कोई भी फसल नहीं हुई और हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ हीरालाल ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैंने तुमसे पैसे लेने का कारण और तुम्हारे रहने की जगह नहीं पूछी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक पैसे वापस करोगे। सेठ हीरालाल की बात सुनकर कालू ने कहा, सेठ जी, हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है और हम आपका पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। सेठ समय की बात सुनकर कालू मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है, कोई समय तो बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं दे सके तो अगले जन्म में जरूर वापस कर देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना, मुझे तेरी बात पर पूरा विश्वास है। ऐसा कहकर सेठ हीरालाल ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें 5,000 दे दो और यह भी लिख लो कि पैसा यह ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब यह सुना तो सेठ से कहा, लेकिन सेठ जी। सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, लेकिन बेकिन कुछ भी नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें 5,000 रुपये दे दिए। दोनों ठग रुपये पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपये जेब में डाले और सेठ हीरालाल को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। वह दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक, आप जानते हैं कि वो आपको पैसा वापस करने नहीं आएंगे और इस कागज़ के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दिए। सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया और यह मैंने क्यों किया, यह बात तुम्हें समय आने पर पता चलेगी। और एक बात याद रखना, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ हीरालाल की यह बातें मुनीम को समझ में नहीं आई। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी कालू ने कहा, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा
बेवकूफ़ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उस बेवकूफ़ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में भला यह उधार कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर भोलू ने कहा, चलो हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलो अब हम किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। यह सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह घर एक किसान का था। किसान बाहर आया। कालू ने किसान से कहा, भाई हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी यह बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनको कहा, अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूँ। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही काफ़ी है। दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसीलिए वह जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय कालू को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। कालू वह आवाज़ सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने भोलू को उठाया और सारी बात बताई। दोनों बहुत ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नज़र नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूर पर दो बैल जरूर खड़े हुए थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गए। असल में यह आवाज़ उन बैलों की ही थी जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देखकर कालू बोला, बैल और मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर भोलू ने कहा, भाई यह देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों बैलों में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि अपना जो मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 2000 कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर पाया। इसीलिए महीनों से उसके पास उसकी बैलगाड़ी में जुटकर वह कर्जा चुका रहा था। कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुदकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है, तभी तो हमारा मालिक उससे कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो काफ़ी मुश्किल वाली बात है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। यह सुनकर दूसरा वाला बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो दोस्त, यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसीलिए मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त, खैर छोड़ो हमारी बातों को, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है
जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन दोनों लोगों ने ऐसा क्या किया है? बैलों की यह बात सुनकर दोनों ठग के कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया है? पहले ने कहा, तुम यह पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया है। वह दोनों व्यक्ति ठग हैं और अब तक ना जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर उससे कर्ज लेकर आए हैं। यह बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका गधा बनना पड़ेगा। उन दोनों बैलों की बात सुनकर दोनों ठगों के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, सुना दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा ठग बोला, हाँ, और यह भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। यह बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इनको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इस जन्म में धुल जाएं। यह सोचकर दोनों ने तय किया कि वह सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उनके पैसे वापस कर देंगे और साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वह दोनों ठग सो गए, पर सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वह दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान के रोने की आवाज़ से उन दोनों की नींद खुली। वह दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। यह देखकर दोनों ठग समझ गए कि वह बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल ने तो सचमुच दम तोड़ दिया है और वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वह किसान से कहने लगा, मेरा कर्ज तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो, मेरा एक बैल पहले ही मर गया है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वह किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। वह सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और रायपुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग सेठ की हवेली पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ हीरालाल ने हैरानी से उनसे पूछा, भाई, तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर कालू बोला, सेठ जी, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए? हम दोनों कालू और भूरा हैं। कल ही तो हमने आपसे 5,000 रुपये कर्ज लिए थे। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी, यह दोनों तो वही हैं जो कल कर्ज लेने के लिए आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया था। मुनीम की बात सुनकर कालू और भूरा ने कहा, हाँ सेठ जी, हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। यह लीजिए, मूल के 5,000 और ब्याज के 10 रुपये साथ में, और हमारा नाम बही खाते से काट दीजिए। सेठ हीरालाल जी ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैं कर्ज वापसी ऐसे नहीं लेता, मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था, मैं उस समय ही यह कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसीलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ की बात सुनकर कालू ने कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? कालू की बात सुनकर भूरा ने कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्ज लौटाना चाहते हैं तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो?
सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। जब तुमने मुझे वादा किया था कि तुम यह कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे, तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूँगा। भूरा और कालू ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहाँ से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब महात्मा ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। महात्मा ने उनको कहा, बेटा यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें कर्जा उतारने का कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर वह दोनों आगे चले गए। थोड़ा सफ़र करने के बाद वह एक गांव में पहुँचे। यह वही गांव था जिसके बारे में महात्मा ने उन्हें बताया था। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है और ना ही कोई कुआं है और ना ही कोई तालाब है। इसीलिए वहाँ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर तक जाना पड़ता था। वहाँ की हालात देखकर कालू के दिमाग में महात्मा की बात याद आई। वह सोचने लगा, अगर यहाँ कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्जा उतर सकता है। यह सोचकर कालू ने भूरा को अपनी योजना बताई। कालू भूरा के कान में धीरे धीरे उससे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर भूरा का चेहरा भी खिल गया। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वह दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वह एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। यह सब करवाने में उनका 5,000 रुपया खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर कालू ने भूरा से कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वह पानी लेने जरूर आएंगे। भूरा ने कालू की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाएं तो मैं उन्हें भी कुएं में पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वह दोनों डंडे हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वह बर्तन लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। गांव वालों को देखकर कालू ने कहा, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कालू ने उनकी बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि रायपुर के सेठ हीरालाल जी का है। हम बिना उनकी इजाज़त के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते हो। अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ हीरालाल के पास पहुंचे और सेठ से प्रार्थना करने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ हीरालाल ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब सभी गांव वालों ने सारी बात सेठ हीरालाल को बताई और फिर कहा, सेठ जी आप हमें अपने कुएं से पानी पीने की इजाज़त दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बन पाया। जरूर वह दोनों व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? क्या वो मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने देंगे?
लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वो हमें पानी जरूर भरने देंगे। हमें इस बात का विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ हीरालाल जब अपने मुनीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से उसने भूरा और कालू को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ से कहा, सेठ जी, यह दोनों तो वही हैं जिन्होंने आपसे 5,000 रुपये कर्ज लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन दोनों ने यहाँ क्या किया है? उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुमने क्या कर दिया है? आखिर चक्कर क्या है? इस कुएं को गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, यह कुआं आपका ही है, इसीलिए हमें बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा दोगे तो हम उन्हें पानी जरूर भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, यह बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन उस कुएं को बनवाने में रुपये तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपये? मतलब वो कैसे? सेठ की बात सुनकर भूरा बोला, सेठ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 1 महीना पहले आपसे कर्ज लिया था उसी से हमने एक कुआं बनवाया है। अगर आप यह कह दें कि यह कुआं मेरा है तो हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। मैं उस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया है वो मैं वादे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ की बात सुनकर कालू ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे यह लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाएं। कालू की हाँ में हाँ मिलाते हुए भूरा भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर यह बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर पर ही लगेगा और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर पानी लेने दोगे तो इसका पुण्य और इनकी दुआएं आपको ही मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। सेठ हीरालाल उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से यह कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से सेठ की जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए बर्तन लाने के लिए अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने भूरा और कालू से कहा, यह बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन एक बात की मुझे हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। कालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम आपको समझकर आपको लूटने के लिए जरूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब कालू ने सारी बात को किसान के घर में हुई थी वह सेठ को बताई और सेठ उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गए। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ हीरालाल भी खुश था। इस घटना के बाद कालू और भूरा ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।